अगला अध्याय सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अर्थात संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन किस प्रकार से करते हैं, जिसका मैंने पीडीएफ फॉर्म के रूप में आपको बहुत पहले भेज दिया है। आज मैं सत्यापन, संपत्तियों एवं दायित्वों के सत्यापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक एवं निबंधात्मक जो इस अध्याय से संबंधित प्रश्न हैं, सामान्यतः मैं जैसे विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं के बारे में आपको बतला रहा हूँ, जिसको ध्यानपूर्वक देखें, सुने एवं समझें। पहला है अति लघुत्तरात्मक, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है, संपत्तियों के मूल्यांकन का क्या अर्थ है। संपत्तियों के मूल्यांकन से तात्पर्य यह जांच करना है कि चिट्ठे में संपत्तियों को सही एवं उचित मूल्य पर दिखलाया गया है या नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है विद्यार्थियों, जो संपत्तियां हम चिट्ठे में दिखाते हैं वह उचित मूल्य जो दिखा रखा है वह मूल्य फेयर वैल्यू, जिसको हम उचित मूल्य बोलते हैं, पर दिखलाया गया है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो संपत्ति हमने चिट्ठे पे दिखा रखी है वो ज़्यादा मूल्य के ऊपर दिखा रखी है जबकि वास्तव में उसका मूल्य कम है, या ज़्यादा मूल्य की है और उसको हमने कम मूल्य पर दिखा रखा है। अगला प्रश्न है दूसरा, संपत्तियों के सत्यापन से क्या आशय है। संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जाता है जिसके द्वारा अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किस प्रकार के प्रभार के बारे में जांच कर सकें। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है विद्यार्थियों, जो संपत्तियां हैं वे किस प्रकार से प्राप्त की गई, एक्वायर की गई, और क्या वे संपत्तियां संस्था में विद्यमान हैं, और यदि विद्यमान हैं तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभार तो नहीं है, अर्थात हमने उनके बदले में कोई ऋण तो नहीं ले रखा है संस्था के द्वारा। इन सभी चीज़ों की जांच एक अंकेक्षक के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संदिग्ध दायित्वों के 2 उदाहरण दीजिए, और महत्वपूर्ण प्रश्न और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, भुनाए गए लेकिन अपरिपक्व बिल, अर्थात जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं जिनको भुनवा लिया गया है लेकिन वो अभी मैच्योरिटी डेट के पहले ही भुनवा लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वे डिसऑनर हो जाते हैं तो उसके संबंध में दायित्व उत्पन्न हो सकता है। द्वितीय है, संचय अधिमान अंशों पर अशोधित लाभांश, क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड है, अशोधित लाभांश है, उसकी बकाया राशि भी क्या कहलाती है, संदिग्ध दायित्वों के कहलाती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक का क्या उत्तरदायित्व है, अर्थात वेरिफिकेशन के संबंध में अंकेक्षक के उत्तरदायित्व क्या होते हैं। सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक का उत्तरदायित्व सबूतों के मूल्यांकन, उनकी जांच, संपत्तियों के मूल्यांकन व उनकी भौतिक उपस्थिति, सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी भौतिक उपस्थिति, और स्वामित्व के तथ्यों की रिपोर्ट देना है कि जो संपत्तियां हैं वे भौतिक रूप से विद्यमान है संस्था में और स्वामित्व संस्था का ही है। इन सभी तथ्यों की रिपोर्ट एक अंकेक्षक के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है, पसंदगी या वापसी की शर्त पर भेजे गए माल का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार के माल को विक्रेता के चिट्ठे में इस प्रकार के माल को विक्रेता के चिट्ठे में स्वीकृति पर भेजे गए माल के रूप में संपत्ति पक्ष में दिखलाया जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, विनियोगों का सत्यापन आप किस प्रकार से करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे विनियोगों की सूची प्राप्त करना कि किन किन कहाँ पर संस्था के द्वारा विनियोग किया गया है,
दूसरा, विनियोगक के स्वामित्व की जांच करना कि वो संस्था के ऑनरशिप में है या नहीं। तीसरा, विनियोगों पर प्राप्त ब्याज या लाभांश की जांच करना, जो यदि ब्याज प्राप्त होता है उन विनियोगों पर तो उसकी जांच एवं लाभांश है तो उसकी। और अंतिम है, विनियोगों के विक्रय से प्राप्त लाभ या हानि को क्रय एवं विक्रय प्रलेखों से जांच। यदि इन्वेस्टमेंट्स को यदि बेचा गया है, विक्रय किया गया है, तो यह देखना कि उनके विक्रय से संस्था को कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है। इन सभी प्रलेखों की जांच एक अंकेक्षक के द्वारा की जाती है। अब आते हैं हम विद्यार्थियों, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जो सामान्यतः 4 अंक के पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न। पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, कृत्रिम संपत्ति से आप क्या समझते हैं? इनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? कृत्रिम संपत्तियाँ ये प्राय व्यवसाय की संपत्तियाँ नहीं होती हैं, बल्कि खर्च व हानियाँ होती हैं। इन्हें तब तक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है जब तक लाभ हानि खाते से पूर्ण रूप से अपलिखित नहीं कर दिया जाता। इसके लिए यह देखना चाहिए कि जो रकम चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाई गई है उसमें वह रकम सम्मिलित नहीं है जो वर्ष के लाभ हानि खाते में अपलिखित कर दी गई है। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों, ये जो बड़ी मात्रा में खर्च किए जाते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, आपका अंशों के निर्गमन पर जो खर्चा होता है, इन सभी को हम संपत्ति पक्ष के में दिखाते हैं और प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि इस खर्चों की लाभ हानि खाते में अपलिखित कर दी जाती है। तो अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि वह उस वित्तीय वर्ष से संबंधित हानि लाभ हानि खाते में अपलिखित करके घटा दी गई है अथवा नहीं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सत्यापन के संबंध में। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य है? सत्यापन के संबंध में जो अंकेक्षक के कर्तव्य हैं, नंबर 1, आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के बाद यथा शीघ्र अंकेक्षक द्वारा चल संपत्तियों का भौतिक परीक्षण आवश्यक है। आर्थिक बैलेंस शीट तैयार करने के साथ साथ अंकेक्षक का दायित्व क्या है? यथाशीघ्र चल संपत्तियों का भौतिक परीक्षण करना। द्वितीय है रोकड़ शेष, विनिमय, साध्य पत्र, चेक आदि को संबंधित व्यक्ति चेक आदि को अंकेक्षक को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। और तृतीय है भौतिक परीक्षण संभव न होने पर संबंधित व्यक्ति का प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। यदि हम भौतिक रूप से परीक्षण नहीं कर पाता अंकेक्षक, तो संबंधित अधिकृत अधिकारी उस संस्था में जो काम कर रहे हैं उनका प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। अंकेक्षक को संस्था के कर्मचारियों का सहयोग न लेकर अपने कर्मचारियों पर निर्भर रहना चाहिए। अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों, संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति स्पष्ट कीजिए। संपत्तियों के मूल्यांकन का कर्तव्य प्रबंधकों का है। अंकेक्षक तो विशेषज्ञों से प्रमाण पत्र लेकर अपना कार्य प्रारंभ करता है, अतः अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है। लेकिन अंकेक्षक को इस संबंध में सत्य एवं औचित्य की जांच करके ही आवश्यक प्रमाण पत्र देना चाहिए। उपरोक्त जांच के बाद ही अंकेक्षक को यदि मूल्यांकन के संबंध में किसी प्रकार का संदेह हो तो रिपोर्ट में इसका उल्लेख करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यदि अंकेक्षक को कहीं संदेह होता है तो उस बात का उल्लेख रिपोर्ट में अवश्य करना चाहिए। भौतिक सत्यापन के संबंध में एक महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न जो कि समय समय पर
विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछा गया है। प्रश्न है, मैंने PDF के फॉर्म में भी कई बार आपको भेजा है, फिर भी मैंने शायद हो सकता है इसका वीडियो न बना के दिया हो, तो मैं आज इसका वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। एक अंकेक्षक मूल्य निर्धारक नहीं है। एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर। फिर भी वह संपत्तियों व दायित्वों के मूल्यांकन से घनिष्ठ संबंध रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अंकेक्षक मूल्य निर्धारक नहीं है, लेकिन फिर भी वह संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन से घनिष्ठ संबंध रखता है। उपर्युक्त कथन का विवेचन इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के आधार पर कीजिए। तो इसके प्रश्न के प्रत्युत्तर में विद्यार्थियों हम लिखेंगे, अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करता है कि एक व्यवसाय का चिट्ठा उसकी सही व उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं। अतः व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए प्रत्येक संपत्ति तथा दायित्वों की सत्यता तथा सही मूल्यांकन की जांच करना आवश्यक है। यद्यपि मूल्यांकन का कार्य संस्था के प्रबंधकों या उसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि उनको भिन्न भिन्न संपत्तियों के विषय में उचित ज्ञान होता है। फिर भी यह अंकेक्षक का कर्तव्य है कि संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करे, और ऐसा करने के लिए उसे यह अवश्य देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने मूल्यांकन करते समय उन सभी नियमों का जिन्हें कि साधारणतः मूल्यांकन करते समय ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखा है या नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्यतः संपत्तियों का मूल्य निर्धारण प्रबंधकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। फिर भी अंकेक्षक का दायित्व बनता है कि वह देखें कि संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच। ऐसा करने के लिए यह अवश्य देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने मूल्यांकन करते समय उन सभी नियमों को जिन्हें सामान्यतः मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखा है या नहीं। मूल्यांकन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति को समझने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला बिंदु है कि अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये, अंकेक्षक की ड्यूटी नहीं है संपत्ति का मूल्यांकन करना। ये जिम्मेवारी विशेषज्ञों और प्रबंधकों की है। अंकेक्षक मात्र उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। यदि कोई संदेह होता है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक उस संदेह को अपनी रिपोर्ट में जरूर लिखना चाहिए। अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है। अंकेक्षक संपत्तियों का मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि व्यापार के स्वामियों द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की जांच करता है। संपत्तियों का सही मूल्यांकन करने का प्राथमिक कर्तव्य व्यवसाय के प्रबंधकों का है, क्योंकि इन संपत्तियों के संबंध में सही एवं पूर्ण ज्ञान उन्हें ही होता है। द्वितीय है मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना। यद्यपि यह सही है कि अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं होता है, किंतु फिर भी उसका यह कर्तव्य है कि वह संपत्ति के मूल्यांकन की सत्यता व औचित्य की जांच करे। तो अंकेक्षक का कर्तव्य है, ये डिनाई नहीं कर सकता, ये देखे कि सत्यता एवं औचित्य की जांच करे। जांच के लिए उसे क्या विधि अपनानी चाहिए वह संपत्ति व व्यावसायिक संस्था की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रायः अंकेक्षक द्वारा जो विधियां अपनाई जाती हैं वे निम्न हैं। नंबर 1, सुलभ गवाही लेना। अंकेक्षक को किसी भी ऐसी सुलभ गवाही की सहायता से संपत्ति के मूल्यांकन की जांच करनी चाहिए जो उपलब्ध है। नंबर 2, विशेषज्ञों की सलाह लेना। यदि संपत्ति का मूल्यांकन करते समय कुछ तकनीकी समस्या आ जाए तो अंकेक्षक विशेषज्ञों की सलाह ले सकता है। तृतीय, उचित नियमों का पालन करना। अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में संस्था के नियम, मूल्यांकन के सिद्धांत, कानूनी धाराओं इत्यादि की सहायता ले सकता है। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों,
उत्तरदायी अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना। संदेह की स्थिति में वह उत्तरदायी अधिकारी से प्रमाण पत्र ले सकता है। यदि उसे कोई शंका संदेह है तो संस्था के उत्तरदायी अधिकारी से वह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, गुप्त संचय के विषय में रिपोर्ट करना। गुप्त संचय का आशय ऐसे संचय से है जो विद्यमान तो है लेकिन जिसका अस्तित्व चिट्ठे में प्रकट नहीं होता। कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंकिंग, बीमा व बिजली कंपनियों को छोड़कर शेष कंपनियों में गुप्त संचय का निर्माण अवैधानिक है। यदि प्रबंधकों द्वारा ऐसा किया गया है तो इसका उल्लेख रिपोर्ट में अवश्य करना चाहिए। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, संदेह का उल्लेख रिपोर्ट में करें। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि अंकेक्षक को प्राप्त तथ्यों तथा स्पष्टीकरण के आधार पर मूल्यांकन के संबंध में अपनी राय करनी चाहिए। यदि किसी संपत्ति के विषय में उसे संदेह हो कि मूल्यांकन ठीक नहीं है तो इस बात का उल्लेख उस अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, अंकेक्षक ने जो तथ्य और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं उनके आधार पर मूल्यांकन संबंधी अपनी राय कायम करनी चाहिए। यदि कहीं संदेह होता है अंकेक्षक को तो ऐसी स्थिति में इस बात का उल्लेख उसे अपनी रिपोर्ट में अवश्य करना चाहिए। अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों, न्यायाधीशों के निर्णय। संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में न्यायाधीशों के निर्णय भी देखने चाहिए कि प्रबंधकों द्वारा मूल्यांकन के संबंध में किंगस्टन कॉटन मिल्स केस, जो कि मैंने आपको न्यायालय के मुकदमों के अंतर्गत बतलाया है, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के बारे में, कि इसका हवाला देना है आपको। किंगस्टन निर्णय महत्वपूर्ण है। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के अंदर जो मैंने आपको बतलाया था अभी 4 दिन पहले के वीडियो में देखना, आपको पता लग जाएगा किंगस्टन कॉटन मिल्स क्या कहता है। किंगस्टन कॉटन मिल्स के अनुसार मैं फिर आपको यहाँ पर बतला देता हूँ कि किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में महत्वपूर्ण बात ये थी कि तथ्य, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस 1896। तथ्य, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी का मैनेजर कई वर्ष तक गबन करता रहा। कंपनी की आर्थिक दशा दिन ब दिन गिरती चली जा रही थी, लेकिन इस चमकती हुई को प्रकट करने के लिए उसने माल में स्टॉक की मात्रा तथा मूल्यों को बढ़ाकर दिखाया। उसने 1890, 1891, 1892, 1893 में ऐसा किया। स्टॉक के संबंध में स्टॉक जर्नल के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक नहीं रखी गई। एज पर मैनेजर सर्टिफिकेट चिट्ठे में स्टॉक का केवल मूल्य दिखाया जाता था, मात्रा दिखलाई नहीं जाती थी। अंकेक्षक प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य पिछले वर्ष के चिट्ठे से प्राप्त करते थे और अंतिम स्टॉक का मूल्य स्टॉक जर्नल से प्राप्त करते थे। स्टॉक जर्नल में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बहुत सी बातें खाते थे। स्टॉक जर्नल में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बहुत से खाते थे जिनमें मात्रा एवं मूल्य दोनों लिखे जाते थे। इसके अतिरिक्त एक सारांश भी था जिसमें स्टॉक की समस्त मदों का कुल मूल्य लिखा जाता था। इस सारांश पर मैनेजर हस्ताक्षर करता था और रकम चिट्ठे में अंकेक्षक द्वारा लिख दी जाती थी। अंकेक्षक ये देखते थे कि सारांश में लिखी गई राशियाँ स्टॉक के विभिन्न मदों के खातों से मेल खाती है, लेकिन वे खातों की इससे अधिक जांच नहीं करते थे। अंकेक्षक ने स्टॉक की सत्यता की कभी गारंटी भी नहीं दी थी। अंकेक्षकों ने स्टॉक की सत्यता, महत्वपूर्ण बात यही है, अंकेक्षकों ने स्टॉक की सत्यता की कभी गारंटी नहीं दी थी और उन्होंने इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व भी स्वीकार नहीं किया था। इस मद को वे मैनेजर से प्राप्त करते थे और चिट्ठे में लिखा गया विवरण एज पर मैनेजर सर्टिफिकेट इस तथ्य को प्रकट करते थे। मैनेजर द्वारा स्टॉक को बढ़े हुए मूल्यों पर दिखाने के कारण कंपनी के लाभ
कृत्रिम रूप से बढ़ते रहे और लाभांश का भुगतान पूंजी में से होता रहा। अंकेक्षकों द्वारा दावा किया गया कि उसने सावधानीपूर्वक अपना कार्य नहीं किया है, अतः अनुचित ढंग से चुकाई गई लाभांश की राशि के लिए कंपनी को हर्जाना दे। अंकेक्षकों पर जो मुकदमा किया गया, अंकेक्षकों पर जो वाद किया गया, उसमें लिखा गया कि उनके द्वारा सावधानीपूर्वक अपना कार्य नहीं किया गया, अतः वह अनुचित ढंग से चुकाई गई लाभांश की राशि के लिए कंपनी को हर्जाना दे। निर्णय जो दिया गया विद्यार्थियों मैं पूर्व में ही बतला चुका हूँ, पर चूँकि महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न से संबंधित है, मैं आपको फिर पुनः बतला रहा हूँ। स्टॉक की गणना करना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। निर्णय में जो लिखा गया, इस केस में अंकेक्षक ने मैनेजर पर विश्वास किया गया, जो एक उच्च चरित्र वाला योग्य व्यक्ति था। संचालक सहित प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करते थे। अंकेक्षक को कभी संदेह नहीं हुआ स्टॉक के संबंध में मैनेजर सूचना नहीं देगा, और इस कारण उन्होंने उस पर विश्वास किया और संदेहास्पद परिस्थिति के अभाव में अंकेक्षक यदि कंपनी के किसी उत्तरदायी अधिकारी के प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है तो वह लापरवाही का दोषी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों। निर्णय के समय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए अग्रलिखित कथन अधिक महत्वपूर्ण है। क्या कहा न्यायाधीशों ने? अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने कार्य में इतनी सावधानी व चतुराई का प्रयोग करे जो एक उचित रूप से योग्य और सावधान अंकेक्षक काम में लेता है। उचित सावधानी व चतुराई प्रत्येक मामले में परिस्थिति पर निर्भर करती है, अतः एक अंकेक्षक जासूस नहीं है और शंकाशील होकर अपना कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। वह एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं है। कंपनी के विश्वस्त कर्मचारियों पर विश्वास करना उसके लिए उचित है। यदि शंका उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं हो और ये गबन कंपनी के विश्वासपात्र कर्मचारियों द्वारा किए जाएं तथा जिन्हें संचालक भी वर्षों तक पकड़ नहीं पाए, तो ये बात महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान कार्य करता है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि कंपनी के जो विश्वस्त कर्मचारी हैं उन पर विश्वास करना अंकेक्षक का कर्तव्य है, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी गबन करता है, यदि उसके प्रबंधक उस संस्था के उस कर्मचारी को नहीं पकड़ पाए, तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक द्वारा भी नहीं पकड़ा जाता है, तो उसके लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है। निष्कर्ष स्वरूप इस केस में कहा गया विद्यार्थियों, अंकेक्षक को पहला बिंदु, अंकेक्षक को उचित सावधानी एवं चतुराई से काम करना चाहिए। द्वितीय, उचित सावधानी एवं चतुराई क्या है यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तृतीय, अंकेक्षक जासूस नहीं है। चौथा, सशंकित होकर कार्य करना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। पांचवा, अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। छठा, संदेहास्पद परिस्थितियों में अंकेक्षक को गहराई से जांच करनी चाहिए। और अंतिम सातवां, संदेहास्पद परिस्थितियों के अभाव में कंपनी के विश्वस्त कर्मचारियों द्वारा बुद्धिमानी एवं योजनाबद्ध ढंग से किए गए कपट को न पकड़ सकने पर अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। और अंत में विद्यार्थियों, मैंने एक पूरे केस को पहले भी बतला चुका हूँ, फिर मैंने एक बार आपको वास्तव में बतलाया। और अंत में वास्तविक मूल्यांकन व्यापार के स्वामी अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें उन संपत्तियों का व्यवहार का ज्ञान होता है। और एक अंकेक्षक का कर्तव्य है जहाँ तक उससे हो सके मूल्यांकन की जांच करना और इस प्रकार अपने को इस बात से संतुष्ट करना कि स्थिति
विवरण द्वारा में दिखाई गई आर्थिक स्थिति सही प्रतीत होती है, किंतु वह किसी भी प्रकार मूल्यांकन की पूर्ण सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आप इसको ध्यान से पढ़ें, सुने, समझें। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे व्यक्ति से या इस अपने ग्रुप पर बतलाएं।